जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड वीडियो मुगल साम्राज्य का। माय डियर, इससे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य का 3 वीडियो देखे हैं। थोड़ा सा यह वीडियो आने में देरी हुआ है और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो हम लोग मुगल साम्राज्य को खत्म करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह वीडियो देखने से पहले आप 3 वीडियो अवश्य देखें। फर्स्ट वीडियो क्या कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं हुआ। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया। बीच में एक टॉपिक आया था शेरशाह सूरी, सूरवंश। हम लोग सूरवंश के भी बारे में पढ़े थे। और अब एक नया टॉपिक है अकबर। हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर ने अपना साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया। तो हम लोग चलते हैं अकबर के बारे में। यदि हम लोग बात करें अकबर का, तो अकबर का जन्म कब हुआ था माय डियर? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ये आपका एक पंजाब के शासक थे राजा बिरसला, उसी के भवन में हुआ था। यानी कि अकबर का जन्म एक हिंदू घर में होता है, इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अकबर का प्रभाव हिंदू की तरफ अधिक झुका हुआ होता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजा बिरसला के भवन में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। अकबर की पिता के बारे में बात करें तो अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। वही माता कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम। ये हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हुमायूं का एक भाई था हिंदाल। हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली, ऐसे कुछ नाम था, हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसी के पुत्री थी और उसी के पुत्री से हुमायूं जो विवाह किया था, तो वहीं उसी से अकबर पैदा हुए थे। तो हम लोग आगे चलेंगे अकबर के राज्याभिषेक के बारे में। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? होता क्या है कि बेचारा हुमायूं जो है भटकते भटकते 1555 ईस्वी में उसे पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त होता है। लेकिन 1556 ईस्वी में दिल्ली में जो एक वो दिनपनाह नामक भवन बनाए थे, उसी दिनपनाह के सीढ़ी से वो गिर के बेचारा मर जाते हैं और हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाता है। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु होता है तो उस समय अकबर जो है पंजाब में रहते हैं। और जैसे ही बैरब खां को यह सूचना मिलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गया है, तो बैरब खां बिना देरी किए हुए ही वो पंजाब में एक ईंट का ही जो है सिंहासन बनाते हैं और उस पे अकबर को मुगल की गद्दी पर यानी बैठा देते हैं, यानी कि मुगल का जो ताज है वो बैठा देते हैं। और 11 फरवरी को माय डियर, 11 फरवरी को यह सूचना दिल्ली भेजता है बैरब खां कि अकबर जो है मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया है। यानी कब बनते हैं? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को लगभग 13 वर्ष 4 माह की उम्र में होता है। तो एनसीईआरटी 14 वर्ष मानती है, तो 13 वर्ष 4 माह के उम्र में जो है अकबर का राज्याभिषेक होता है पंजाब में, वो भी जल्दी में। आगे हम लोग चलेंगे। जब अकबर का राज्याभिषेक होता है तो अकबर अपने संरक्षक बैरब खां को अपने प्रधानमंत्री पोस्ट पर यानी वजीर के पोस्ट पर नियुक्त करते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अकबर एक मुगल साम्राज्य का ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ थे। यानी मुगल वंश में एक ऐसा शासक कौन थे? आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश में कौन सा एक ऐसा शासक था जो पढ़े लिखे नहीं थे? तो अकबर एक ऐसा शासक था माय डियर जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता कि अकबरनामा किसने लिखा? जैसे हुमायूं नामा ये सब था, हम लोग पढ़े हैं। तो अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अब्दुल फजल लिखे थे। कौन? अकबरनामा अब्दुल फजल लिखे थे। वही हम लोग बात करें, एक पुस्तक और है आईने अकबरी। तो माय डियर ये आईने अकबरी जो है अलग से कोई पुस्तक नहीं है। ये अकबरनामा के तीसरे अध्याय को, अकबरनामा का जो तीसरे अध्याय है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 होता है, तो तीसरे अकबरनामा के तीसरे अध्याय को ही हम लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अकबरनामा के तीसरे अध्याय को हम लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। होता क्या है, जब अकबर गद्दी पे बैठते हैं तो कुछ दिन के उपरांत, कुछ दिन के बाद उसे एक सूचना मिलता है। क्या? कि हेमू नामक एक व्यापारी दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये हेमू कौन था?
तो थोड़ा सा हम लोग पहले हेमू के बारे में जानेंगे। हेमू एक आदिल शाह के सेनापति थे। हेमू बेचारा एक नमक व्यापारी थे माय डियर। हेमू कोई शासक नहीं थे, हेमू थे एक नमक व्यापारी, लेकिन उसमें इतना प्रतिभा था कि सूर्यवंश ने उसे देखा, उस प्रतिभा को, और अपने सेनापति के पोस्ट पर दे दिया। तो जिस टाइम इधर हुमायूं की मृत्यु होता है तो यह जगह खाली पाकर हेमू जो है दिल्ली पे अटैक करते हैं, और दिल्ली पे उस टाइम हुमायूं के एक वफादार तारदी बेग वहां पर अपने साम्राज्य चला रहे होते हैं। तो हेमू वहां पे अटैक करते हैं और तारदी बेग को भगा देते हैं वहां से। तारदी बेग भागते भागते पहुंचता है कहां? पंजाब में, जहां पे उस टाइम अकबर अपना राज्याभिषेक लेकर अपना साम्राज्य का संचालन सीख ही रहे होते हैं। तो आते हैं तारदी बेग और अकबर सम्राट के आगे में, अकबर महान के आगे में ये कहानी बताते हैं कि हेमू एक ऐसा शासक है जो बड़े बड़े योद्धा को मार सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे कहानी उसको बताना चालू करता है हेमू। तो अकबर ये सब सुनकर अकबर का पैर जो है मतलब डगमगाने लगते हैं, यानी कि पैरों तले जमीन खिसकने लगते हैं। यह देखता है बैरब खां कि मेरा सम्राट डर रहा है। बैरब खां अपने म्यान से तलवार को निकालता है और तारदी बेग को खंड खंड उड़ा देता है। ठीक है, अब बैरब खां अपने सेना में ललकार भरते हैं, अपने महाराज अकबर को ललकार भरते हैं कि चलिए हम लोग हेमू से निपटते हैं। हेमू जबरदस्ती जो है दिल्ली पे कब्जा किया है, तो हम लोग उसे निपटते हैं। तो वहां से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग हेमू के बारे में और जानेंगे। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का माय डियर एक ऐसा शासक था जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मात्र एक ऐसा शासक हुआ जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोई और शासक धारण नहीं किए थे। इससे पहले 13 ऐसे शासक हुए जिन्होंने धारण किए थे, और ये 40 नंबर का हुआ जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, तो हम लोग यहां से आगे चलेंगे। होता क्या है, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। अकबर अकबर अब 1500 अकबर आगे बढ़ते हैं और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध होता है माय डियर। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध में हेमू और अकबर के बीच पानीपत के युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार से कि हेमू लगभग यह युद्ध जीतने ही वाला था, लेकिन बीच में होता क्या है कि बैरब खां एक चतुर सेनापति थे, तो अपने कुछ तीरंदाज को हेमू के आंख का निशाना लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि हेमू एक ऐसा कवच पहने हुए थे कि उसका बॉडी का कोई भी हिस्सा दिख नहीं रहा था सिवाय आंख का। तो बैरब खां जो है अपने कुछ सेना को बोलते हैं कि आप जो है सिर्फ उसका आंख का निशाना ले, और ऐसा ही होता है। लगभग हेमू युद्ध जीतने ही वाला होता है, उसी बीच में एक मतलब भगदड़ मचता है कि हेमू मारा गया, और वास्तव में हेमू के आंख में तीर लगता है, और हेमू के सेना को संचालन करने वाले कोई होते नहीं है, जिस कारण हेमू का यानी अफगान का जो सेना है वो पराजित होते हैं। हेमू गिर जाते हैं, मूर्छित होते हैं, और हेमू को पकड़ करके अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और वहां पे बादशाह अकबर को बुलाया जाता है कि आप अपने म्यान से तलवार निकाले और हेमू को खंडित करें। लेकिन अकबर बेचारा बोलता है कि जब वो पहले ही हार मान लिया है तो उसे मारना नहीं चाहिए। इसी बीच बैरब खां जो है अपना तलवार निकालते हैं और हेमू को कत्लेआम मचा देते हैं। तो यहां से हम लोग देखें क्या कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें हेमू का हार हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। जब पानीपत के युद्ध जीतते हैं कौन? अकबर। तो अकबर 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से 1560 तक जो है बैरब खां के नेतृत्व में अपने साम्राज्य के यानी बैरब खां की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। 1556 से 1560 तक जो माय डियर यानी कि बैरब खां के नेतृत्व में ही जो है अपना वो साम्राज्य का विस्तार करते। होता क्या है कि जब धीरे धीरे उसके दरबार में उसके दाई माँ जो एक होती है महामांगा, उसकी एक बहन होती है जीजा अंगा, और एक भाई होता है आदम खां। तो इस सब के
भड़कावे में आता है कि बैरब खां जो है कुछ करता नहीं है, जो मर्जी वो मतलब अपना यानी कि जहां मर्जी वहां जाते हैं, जिसको मर्जी लूटता है। तो उस तरह से, और कई बार होता क्या कि अकबर का भी कुछ आ गया, बैरब खां नहीं मानते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो बोलते नहीं ये करना चाहिए। तो इस तरह से बैरब खां को भी लगता है कि बैरब खां को भी मतलब अकबर को यह लगता है कि बैरब खां कहीं हद से आगे निकल रहा है, और उसके दरबार में बैरब खां के प्रति बहुत ही कुछ से कुछ संयत मतलब कि रचा जाता है। तो यहां से हम देखेंगे कि अकबर क्या सोचते हैं कि अब बैरब खां को यहां से क्या किया जाए, हटाया जाए। तो होता क्या है कि एक अभियान के लिए यहां से बैरब खां निकले हुए रहते हैं। कहा मुगल किला से बाहर एक अभियान के लिए बैरब खां निकले होते हैं। तो अकबर क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से आगरा से निकलते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पे जाने के बाद पहले एक पत्र भेजते हैं, किसको, अकबर के नाम, सॉरी बैरब खां के नाम, और बोलता है कि बैरब खां को बोल दिया जाए कि उसे मक्का भेज दिया जाए। ठीक है, अकबर को बैरब खां को पत्र मिलता है। बैरब खां मतलब परेशान होता है, देखता है, तो वो थोड़ा सा जो है युद्ध करना चाहते हैं अकबर के सेना के साथ। तो यहां पे एक युद्ध होता है, तिलवारा का युद्ध। ठीक है, तिलवारा का युद्ध, ये आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछी थी कि तिलवारा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो एक युद्ध होता है तिलवारा के युद्ध, किसके किसके बीच, तो अकबर के सेना और बैरब खां के बीच जो है एक तिलवारा में युद्ध होता है, जहां पे बैरब खां को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, बैरब खां पकड़ लिया जाता है और वहां से उसको मुगल दरबार में पेश किया जाता है। माय डियर, कहा जाता है कि अकबर जो है सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन बैरब खां एक शिया मुसलमान थे। तो दोनों में इसका भी डिफरेंस देखा गया था, इसीलिए उसके दरबार में उसके प्रति घृणा प्रस्तुत हो रहा था। तो उसके सामने प्रस्तुत किया गया और अकबर बोलते हैं ठीक है, जो आप किए कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। मैं आपको 3 विकल्प देता हूं, इस 3 विकल्प में किसी आप एक को चयन करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बैरब खां बोलते हैं ठीक है, बताओ कौन सा विकल्प है। तो पहला विकल्प देते हैं अकबर कि आप किसी राज्य का सूबेदार बन जाए। अकबर जो है उसको पहला विकल्प देते हैं कि आप किसी राज्य का सूबेदार बन जाए। तो बोलते हैं ठीक है, बताओ दूसरा विकल्प क्या है। तो दूसरा विकल्प यह है आपके लिए कि आप जो है मेरा सुरक्षा सलाहकार बन जाए। तो बैरब खां बोलते हैं ठीक है, और तीसरा विकल्प क्या है। तो तीसरा विकल्प आपके लिए यह है कि आप जो है मक्का के लिए रवाना हो जाए। बैरब खां बेचारा स्टार्टिंग से ही बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे, तो वह सोचा कि नहीं, मुझे ये सब पोस्ट मंजूर नहीं है, मैं जो हूं मक्का के लिए ही रवाना हो जाऊंगा। तो बैरब खां जो है मक्का के लिए क्या होता है, रवाना हो जाता है। यहां पे हम लोग लिखे हैं कि सॉरी, बैरब खां तीसरे ऑप्शन को चुनता है और वह मक्का के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उसे गुजरात के साइड में, गुजरात में एक पाटन नामक स्थान है माय डियर। पाटन में जो है एक मुबारक खां नामक शासक वहां बैठे रहते हैं। इसका बैरब खां का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब बैरब खां आए कि मैं बदला लूंगा। तो जैसे ही बैरब खां मक्का के लिए रवाना होते हैं और गुजरात के रास्ते जैसे ही पाटन नामक स्थान पे पहुंचते हैं, तो उससे मुबारक खां और बैरब खां के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें बैरब खां मारा जाता है। यानी कि मुबारक खां जो है बैरब खां की हत्या कर देता है। तो ये बैरब खां कौन है, बैरब खां जो है मुबारक खां जो है बैरब खां को क्यों मारा। तो जब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था, तो उसमें बैरब खां ने हुमायूं की तरफ से युद्ध लड़ा था और उसी मुबारक खां के फादर यानी उसके पिता को हत्या कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए मुबारक खां ने बैरब खां की हत्या कर दिया। अब यह सूचना मिलता है किसको, अकबर को यह सूचना मिलता है कि बैरब खां मारा गया। बेचारा अकबर थोड़ा सा निराश होते हैं। निराश क्यों ना हो, क्योंकि अकबर को जो है बड़ी छोटे से बैरब खां जो है पालन पोषण किया था। तो बेचारा निराश होते हैं और यह सूचना पा के निराश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं कोई नहीं, हम उसके बेटा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बैरब खां की पत्नी होती है सलीमा बानो बेगम। सलीमा बेगम जो बैरब खां की पत्नी थी, ये अकबर का सिस्टर टाइप का यानी कि बहन टाइप का लगती। उसी से वो
निकाह कर लेते हैं। बैरब खां की मृत्यु के बाद बैरब खां की पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है और उसके बेटा अब्दुल रहीम को शिक्षा व्यवस्था यानी कि शिक्षा वगैरह देने की व्यवस्था करते हैं। जो वही रहीम बाद में अब्दुल रहीम खान खाना की नाम से जाने जाते हैं, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल होते हैं। माय डियर, हम लोग आगे चलेंगे। अब यहां से थोड़ा सा, जब बैरब खां की मृत्यु होता है तो यहां से बैरब खां की प्रभाव हट जाता है। तो मुगल साम्राज्य में एक जो कहा जाए जिस टाइम शासन की मतलब कि औरतों के हाथ में आ गया था, जो मुगल साम्राज्य पर एक धब्बा है, वही एक शासक, इस शासक को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। तो जब बैरब खां की मृत्यु होता है तो उस बीच मुगल पर एक शासक, नया शासक आता है, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। तो पर्दा शासन या पेटीकोट शासन है क्या? तो माय डियर, पर्दा कोट या पेटीकोट शासन क्या है? उस टाइम जो है अकबर जो है परिपूर्ण नहीं थे, तो सॉरी, उनके दाई माँ कौन थी? महामंगा, और बहन जीजा अंगा, और उसके एक भाई थे कौन? तो आदम खां। वो सब अकबर का बहुत कम चलने देता था और वो जो चाहता था वही होता था। तो होता क्या है कि 1560 से 64 के बीच उन्हीं लोगों के शासन चलता है। तो जो यह मुगल काल के लिए यानी कि मुगल शासक में एक धब्बा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। होता क्या कि 1561 ईस्वी में आदम खां, तो आदम खां कौन है? तो वही कौन? महामंगा की बेटा। तो 1561 ईस्वी में आदम खां मालवा पर आक्रमण करके बाज बहादुर को जीतते हैं। जैसे मालवा पे आक्रमण करते हैं और बाज बहादुर को जीतते हैं, जीत करके वहां से ढेर सारा सोना चांदी पैसा जो है लूट करके लाते हैं। लेकिन वह मुगल खजाना में जमा नहीं करके वह अपने अंदर में रख लेता है। यह सूचना मिलता है अकबर को कि आदम खां जो है वहां से सोना चांदी पैसा जो है जीत के लाए हैं और वो अपने अधीन में कर लिए। अकबर बेचारा अपने भाई आदम खां को समझाते हैं कि यह गलत है, जितना सारा सोना चांदी है तुम मुगल में जमा करो, मुगल खजाना में जमा करो। लेकिन आदम खां माने नहीं, और आदम खां करता क्या है कि उसको मारने का एक योजना बनाते हैं और 1562 ईस्वी में जो है अकबर को मारना चाह। यह सूचना मिलता है अकबर को कि महाराज आपको तो मारना चाह रहा है आदम खां। अकबर क्या करते हैं? उसे मृत्यु दंड की सजा देते हैं, यानी कि आदम खां को मृत्यु दंड की सजा 1562 में देते हैं और आदम खां को वहीं पे फांसी लटका करके मार दिया जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। जब 1562 में आदम खां मारा जाता है यानी मर जाते हैं, तो इसकी मां होती है महामंगा। इसी शोक में वो बेचारी भी 1562 में ही मर जाती है, यानी कि अपने बेटे की मृत्यु के शोक में महामंगा जो है 1562 में मृत्यु हो जाता है। आगे हम लोग चलेंगे। 1561 ईस्वी में आसफ खां, ये आदम खां और आसफ खां दोनों अलग सेनापति थे अकबर का। एक था आदम खां और एक है आसफ खां, ये दोनों अलग सेनापति थे अकबर का। तो 1561 ईस्वी में माय डियर आसफ खां ने चुनार को किला को जीत लिया। ठीक है, 1561 ईस्वी में ये आसफ खां चुनार के किला पे अटैक करते हैं और चुनार पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब आसफ खां अपने आप को योग्य शासक यानी कि योग्य सेनापति साबित करना चाहते हैं। तो एक आगे कुछ 3 साल के बाद 1564 में एक और युद्ध होता है यूपी के साइड में, गोंडवाना के क्षेत्र में। वहां के शासक कौन थे? तो वीर नारायण। उस टाइम वीर नारायण का एज मात्र 3 वर्ष था। वो अपनी मां की सहायता से, मां दुर्गावती की सहायता से अपने साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। तो वही आसफ खां जो है गोंडवाना पे अटैक करते हैं और इस जगह को भी जीत लेता है। कहा जाता है कि ये वीर नारायण मात्र 3 वर्ष के थे, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मां दुर्गावती तो हारती नहीं है, लेकिन जब उसको लगता है कि हम हारने वाले हैं तो वो मौत को गले लगा लेती हैं, खुद से अपना हत्या कर लेता है। हम लोग आगे चलेंगे। यह जब इतना युद्ध लड़ने के बाद अकबर महान बनना चाहता है, तो अकबर चाहता है कि पूरे राज्य में
पूरे भारत पे जो है सभी शासकों के पास एक फरमान जारी किया जाए, एक पत्र लिखा जाए और सभी को बोला जाए कि सब मेरे अंडर काम करे, मेरे अधीन काम करे। तो ऐसा ही होता है, सभी को एक एक पत्र भेजा जाता है, जिसमें कई शासक जो है यह मानने के तैयार होता ही नहीं है। तो पहला, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, पहला आमेर जो जयपुर साइड में है। आमेर पर जो वहां के शासक था कौन? राजा भारमल, जिसे हम लोग बिहारी मल के नाम से जानते हैं। तो आमेर पे चढ़ाई करता है और बिहारी मल को यानी राजा भारमल को जीतना चाहता है। तो जैसे ही राजा भारमल को लगता है कि मुगल मुझे रौंद देगा, राजा भारमल एक योग्य व्यक्ति थे, वो सोचा कि वैसे भी यदि हम लोग युद्ध लड़ेंगे तो हार ही जाएंगे, तो क्यों ना हम मुगल से संधि कर ले। तो वो बेचारा मुगल से संधि करता है और बदले में अपने बेटी हरखाबाई, जिसे हम लोग योद्धाबाई के नाम से जानते हैं, वो हरखाबाई को अकबर के साथ विवाह कर देते हैं और अपने बेटा भगवान दास और अपने पोता मानसेन, मतलब क्या, राजा भारमल का बेटा था भगवान दास और पोता था मानसेन, ये दोनों को मुगल सेना में भर्ती कर देते हैं और वो दोनों को मुगल सेना में उच्च अधिकारी, उच्च पोस्ट मिलता है, जो बाद में मानसेन जो है नवरत्नों में भी शामिल होता है। ठीक है, यहां से हम लोग देख लिए। और अकबर का विवाह होता है किससे? हरखाबाई, जिसे हम लोग योद्धाबाई के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग चलेंगे मेवाड़। 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर अटैक होता है। ठीक है, 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर अटैक होता है और वहां के शासक कौन थे? उदय सिंह। 1567 ईस्वी में उदय सिंह को क्या करते हैं? हराते हैं कौन? तो मानसेन और आधम खां। मानसेन और आधम का अटैक करते हैं कहां पे? मारवा पे, और मारवाड़ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, काफी ज्यादा तरहमान पहुंचाते हैं और उसको अपने अधीन कर लेता है। लेकिन माय डियर, कुछ ही दिन के उपरांत राणा प्रताप यानी कि उदय सिंह का बेटा राणा प्रताप की सहायता से दोनों मिलकर के पुनः मेवाड़ पर जो है अपना अधिकार उदय सिंह कर लेते हैं। जब यह सूचना मिलता है अकबर को, तो अकबर पुनः अपना सेना भेजते हैं और एक युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें राणा प्रताप और उसके सेनापति हकीम खां, और उधर से हम लोग बात करें तो आसफ खां और उसके जो एक अधिकारी होता है मानसेन, वो दोनों हल्दी घाटी के युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध बड़ी भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में बहुत सारे सेना मारे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा एक रिजल्ट आता है कि मुगल, मतलब क्या कहता है, मुगल का जीत होता है और यहाँ पे राणा प्रताप हार जाते हैं। लेकिन पुनः कुछ दिन के बाद पुनः राणा प्रताप अपने सेना की सहायता से पुनः मेवाड़ पर अपना अधिकार करते हैं और अपने पुत्र, राणा प्रताप का पुत्र कौन? अमर सिंह को वहां के शासक नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अमर सिंह को वहां का शासक नियुक्त करते हैं। माय डियर, कहा जाता है कि अकबर अपने जीवन काल में, अकबर जो है अपने जीवन काल में कभी भी पूरी तरह से मेवाड़ को नहीं जीत पाया। इतिहास में एक ऐसा राज है मेवाड़, जिसे अकबर अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं जीत पाए थे। ठीक है, हम लोग इससे आगे चलेंगे। गुजरात भी जाए, यानी कि 1572 ईस्वी में स्वयं अकबर गुजरात की तरफ अपने सेना को लेकर के जाते हैं और वहां के जो शासक थे मुजफ्फर खां और अकबर के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें मुजफ्फर खां की हार होती है 1572 ईस्वी में। और 1572 ईस्वी में ही अकबर जो है पहली बार समुद्र का दर्शन करते हैं। यानी कि एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि अकबर अपने जीवन में प्रथम बार 1572 में जब गुजरात के तरफ अटैक करते हैं मुजफ्फर खां से, तो उस टाइम समुद्र का दर्शन करते हैं और समुद्र में पुर्तगालियों की सहायता से नाव का सैर भी करते हैं। ठीक है, होता क्या कि 1572 ईस्वी में ही जब वो वहां से आते हैं आगरा, तो रास्ते में ही रहते हैं, तो 1573 के आसपास में वहां पे फिर से विद्रोह हो जाता है। तो अकबर पुनः खुद ही जाकर के उस विद्रोह को दबाते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। तो हम लोग देखे थे कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता कौन थे? तो उनके पिता हुमायूं थे। माता कौन? माता हामिदा बानो बेगम।
अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। 14 वर्ष के लगभग अवस्था में वो अपने प्रधानमंत्री किसको बनाए थे? तो बैरम खां को बनाए थे, जिसे हम लोग खान बाबा या वजीर के नाम से भी जानते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, और उसी के तीसरे अध्याय को हम लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। अकबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने हेमू को हराया था। और इसके बाद एक तिलवारा का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर का सेना ने बैरम खां को परास्त किया था। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ दिनों के लिए मुगल पर पेटीकोट शासन का प्रभाव हुआ, जो 1560 से 1564 तक रहा था। और उसके बाद हम लोग आगे आए थे, तो देखिए आमेर पर हम लोग किस तरह से अधिकार किए। आमेर का शासक कौन था? तो राजा भारमल था। आमेर का शासक कौन था? राजा भारमल, जिसे हम लोग बिहारी मल के नाम से जानते हैं। वहां पे भी अकबर ने अपना अधिकार किया। किस तरह से? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना अधिकार किया। और इसके बाद मेवाड़ पर हम लोग 1567 में देखे उदय सिंह का बेटा राणा प्रताप, और राणा प्रताप का बेटा कौन था? तो राणा प्रताप का बेटा आपका अमर सिंह था। और अकबर अपने जीवन में कभी भी पूरी तरह से मेवाड़ को नहीं हरा पाए थे। इसके बाद हम लोग देखें कि अकबर स्वयं गुजरात में जाकर के 1572 ईस्वी में मुजफ्फर खां को हराया था। तो इस तरह से हम लोग अकबर के बारे में देखे हैं। हम लोग को नेक्स्ट वीडियो आएगा माय डियर, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा कि अकबर का साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ। हम लोग पार्ट 2 में विशेष जानकारी लेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वहां पे ये त्रुटि है। मैं नेक्स्ट वीडियो में यह ठीक करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।